अब 26 साल बाद हमें पता चला कि इस दिन छुट्टी होनी चाहिए। यानी पहले हम इस दिन काम करते रहे लगातार 28 मई को हम काम करते रहे लगातार, अदालतें भी चलती रही, मुल्क भी चलता रहा, इदारे भी चलते रहे, स्कूल भी, सारा कुछ चलता रहा। लेकिन अब हमें पता चला कि इस दिन तो छुट्टी होनी चाहिए और शहबाज शरीफ साहब ने आम तातील का ऐलान कर दिया और उससे एक दिन पहले ये ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। अब 28 तारीख को साइफर वाले केस का फैसला आ रहा था तो पता चला काजी फायद ईसा साहब ने कहकर अदालत की भी छुट्टी कर दी। वहां भी छुट्टी होगी, नीचे भी अदालतों में छुट्टी होगी। तो इसका मतलब क्या है? यानी आज के दिन साइफर वाला केस नहीं सुना जाएगा, आज अदालत की भी छुट्टी है। यानी जिस मुल्क में अदालतों को छुट्टी वाले दिन भी केसेस सुनने चाहिए, उसकी वजह यह है कि केसेस ही इतने ज्यादा हैं, बहुत बड़ी तादाद में केसेस हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की अदलिया का जो नंबर है वो तनज़ली के साथ पता नहीं कहां पहुंचा हुआ है, 150 के करीब, 136 कुछ कहते हैं, 133 वहां पहुंचा हुआ नंबर पाकिस्तान की अदलिया का। इंसाफ फराम नहीं कर पा रही पाकिस्तान की अदालतें। तो यहां तो छुट्टी वाले दिन भी केसेस सुनने चाहिए जजेस को बैठ के, लेकिन जो छुट्टी वाला दिन नहीं है उस दिन छुट्टी की जा रही है, जो काम वाला दिन है उस दिन भी छुट्टी की जा रही है। तो ये एक अफसोसनाक चीज है। साइफर वाला केस यानी आज नहीं सुना जाएगा और मेरे अंदाजे में इमरान खान साहब को दीगर केसेस में अब गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि देखिए पहले इद्दत वाले केस का फैसला आना चाहिए। नॉर्मली सिस्टम को आइडिया है कि 29 तारीख को इद्दत वाले केस का फैसला कल के दिन में क्या आ रहा है, और अगर कल इद्दत वाला केस उड़ जाता है, फारिग हो जाता है, तो फिर साइफर वाला फैसला उसके बाद आएगा, उसकी समाअत अभी बाकी है। तो यहां पे थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि नैब के एक नए मुकदमे में इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए और 40 दिन के रिमांड की एक नई शिक से फायदा उठाने की कोशिश की जाए। मेरे ख्याल में अब आपको सारा गेम समझ आ गया कि एक्चुअली ये ऑर्डिनेंस क्यों है, इसके पीछे रीजंस क्या है, और ये जो छुट्टी आपको एक मिली है इसको आप इंजॉय कीजिए। और छुट्टी के रीजन जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन कौम को बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान इस दिन एटमी कुव्वत बना था और हम छुट्टी मना रहे हैं। किस वजह से? यानी आप चेक करें ना, हम एटमी ताकत है, पैसे नहीं है हमारे पास, हम छोटे छोटे मुल्कों से पैसे मांगते हैं, हम गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और मईशत आपकी तबाह हो रही है, बिजली और गैस की कीमतें हमारी पहुंच से बाहर जा रही हैं, कर्ज़ों के नीचे पाकिस्तानी दबते चले जा रहे हैं, और हम एक एटमी कुव्वत हैं और हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं छुट्टी मनाकर। यानी एक दिन की छुट्टी से जो मईशत का नुकसान होता है वो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन देखिए हथियार होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारे पास दुनिया के बेहतरीन हथियार होने चाहिए, हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर होना चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत है। जब यूक्रेन के पास एटॉमिक ताकत नहीं है तो देखें ना यूक्रेन के साथ क्या हुआ, अब कितनी लड़ाई वहाँ पे लगी हुई है। जब तक उनके पास वो डेटरेंस थी तब तक वो नहीं हो सकता था जो अब हो रहा है वहाँ पे। तो पाकिस्तान के पास हथियार होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मईशत होना भी बहुत ज़रूरी है। अब सिर्फ अपने सियासी फ़ायदों के लिए इस तरह की चीज़ें करना, दिस इज़ नॉट फेयर। अब लाहौर हाई कोर्ट ने 5 अप्रैल को 6 जजेस के नाम दिए थे, वो नाम अभी तक दबाए हुए हैं और अब फैसला ये कर लिया है कि जनाब नहीं, हम तो रिटायर्ड जजों को भी शामिल कर देंगे इसके अंदर। मेरे ख्याल में ये भी अदालत में चैलेंज हो जाएगा, हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला भी चैलेंज हो जाएगा। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दोनों ऑर्डिनेंस जो हैं, अगर तो कानून और इंसाफ के मुताबिक देखें, एक पे ऑलरेडी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो नहीं हो सकता। दूसरा देखें, वो आप बुनियादी जो रूह है इलेक्शन की उसको आप तबाह कर देंगे अगर आप रिटायर बंदों को उसके अंदर लाकर शामिल कर देंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी यौम तकबीर के हवाले से स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि एटमी धमाके ना करने की सूरत में कौम ने नवाज शरीफ का धमाका करने का पैगाम दिया था, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि कामयाब एटमी तजर्बात अज़्मो इसार और मिली यकजहती की रोशन नज़ीर है। जोरी प्रोग्राम को मखसूस गिरोह सियासी धंधे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि कौम ने अपना पेट काट कर एटमी प्रोग्राम चलाने का फैसला किया। खुद से कई गुना बड़े दुश्मन के मुकाबले में दिफा की ज़रूरियात पूरा करना अहम था। कौम ने यह जिम्मेदारी बखूबी अदा की है। कौम के शदीद दबाव पर भारत के आगे भीगी बिल्ली बनने से गुरेज करने वाले जुर्रतमंदी की अदाकारी करें तो हंसी आती है। यह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के तो उस वक्त भी प्लेटलेट्स गिर रहे थे जब एटमी धमाका किया जा रहा था। कौम ने एटमी धमाका ना करने की सूरत में खुद नवाज शरीफ का धमाका करने का पैगाम देकर फरार के रास्ते बंद कर दिए थे और फिर यह करना पड़ा। ये नहीं कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब नहीं करना चाहते थे, वैसे गवाहियां मौजूद हैं, मादी में बहुत सारी इंटरव्यूज मौजूद हैं।
जो मोहसिन पाकिस्तान हैं, जिन्होंने ये एटम बम बनाया था, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने, वो भी ये बात कह चुके हैं। आज नाज़रीन PMLN के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब सदर बन जाएंगे पार्टी के, और किसी किस्म का इलेक्शन कमीशन को कोई एतराज़ नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 इलेक्शंस पर एतराज़ कर चुका है। तहरीक इंसाफ 100 मरतबा भी इलेक्शन करवा दे तो जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इजाज़त नहीं मिलेगी तब तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस नहीं लेने देगा। जबकि नवाज शरीफ साहब, उनको तो पहले ही मेरे ख्याल में मुबारकबाद दे देनी चाहिए कि इलेक्शन जैसा भी हो, जो भी हो, घर में बैठ के कर लें, बाहर बैठ कर खेल लें, जहाँ मर्जी खेले। नवाज शरीफ साहब जो है वो सदर बन चुके हैं जी अपनी पार्टी के। नाज़रीन यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स हैं आम लोगों के, वो स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि एजेंसियाँ अब ख्वाजा सराओं के भेस में सामने आ रही हैं। एक साहब चादर लेकर ख्वाजा सरा बना हुआ था, मतलब ये लोग अब किस हद तक लेकर जाएंगे कौम को, ये एतजाज़ हसन साहब ने कहा। इसके बाद शुएब शाहीन साहब का एक स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं हमारी फ़ौज सबसे बड़ी सपोर्टर है इन करप्ट लोगों की, और जो ईमानदार है उसको जेल में डाला हुआ है। ये शुएब शाहीन साहब ने कहा। मोहम्मद मालिक साहब की किसी आम शख्सियत से बात हुई, उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की बिल्कुल बातचीत में दिलचस्पी नहीं है। वो कहते हैं मकबूलियत की फ़िक्र सियासतदान करें, हमने मुल्क की बात करनी है। अब कुछ स्टेटमेंट जो है ना वो, एक तो मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि CPEC भी गेम चेंजर था, सऊदी सरमायाकारी भी गेम चेंजर थी, अब जो UAE की सरमायाकारी उसको भी कहते हैं जी वो गेम चेंजर है, और SIFC भी गेम चेंजर है, मगर गेम चेंज नहीं हो रही। हर चीज़ गेम चेंजर ज़रूर होती है लेकिन गेम इनसे चेंज नहीं हो रही। मिफ्ता इस्माइल साहब ने मायूसी का इजहार किया है। शब्बर जैदी ने एक बहुत अहम नुक्ते के ऊपर निशानदेही की है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल 9,400 अरब रुपए इकट्ठे हुए थे, महसूलात थी, और अब खबरें आ रही हैं कि IMF के साथ ये कहा जा रहा है कि 13,000 या 12,500 तय करने जा रहे हैं। वैसे ये 12.90 यानी लगभग 13,000 ही तय किया है। अगर 13,000 अरब पर तय कर रहे हैं तो ये नुस्खा तबाही का नुस्खा है, और ये मैं आपको बताऊंगा कि इससे कितनी महंगाई और कितना बोझ पड़ेगा आवाम पर, ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे। यहाँ पे नजम सेठी साहब का एक पुराना स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो रहा है, और वो होना भी चाहिए। नजम सेठी साहब ने कहा था कि इमरान खान को डर है कि इसहाक डार कहीं इकॉनमी ठीक ना कर दे। इसहाक डार साहब को अब तो वजारत ख़जाना दी नहीं, इतना डर गए सब इसहाक डार से। जो उन्होंने इकॉनमी का बेड़ा गर्क पहले नवाज शरीफ के दौर में किया, फिर शहबाज शरीफ के दौर में दोबारा आकर ज़बरदस्ती वज़ीर ख़जाना बने, और वज़ीर ख़जाना बनने के बाद जो उन्होंने तबाही फेरी इकॉनमी की, अब उसके बाद तो ये वाला स्टेटमेंट सुनने के बाद हंसी आती है और कुछ नहीं आता। नाज़रीन IMF और वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जितनी भी तरक्की हो या जितनी भी महंगाई कम हो, वो इमरान खान साहब के दौर के आद में भी नहीं पहुंच सकते। यानी अभी जो आदाद शुमार है 2022 में जहां इमरान खान ने मुल्क छोड़ा था, अगर यहाँ छोड़ा था 100 पे, तो ये बहुत ज़ोर लगा के अगले 2 सालों में 50 पे बहुत मुश्किल से पहुंचेंगे। मैंने आपको आसान ज़ुबान में बताया, मेरे पास पूरे आदाद शुमार मौजूद हैं। और जो लोग ये कहते थे ना कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, वो इस वक्त यूनिट 60 से 65 रुपए का बेच रहे हैं। बुनियादी बिजली की कीमत है, ये पूरे खित्ते में सबसे महंगी है। आपको बताऊंगा इसके बारे में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।